जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बीपीएससी के जो टीचर के एग्जामिनेशन होने वाले हैं उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और यह हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 आपको पहले ही दिया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जा करके देख लीजिए। नूतन ब्रज किशोर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए भी जो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं अथवा वे शिक्षक गण यानी हमारे शिक्षक मित्र, चाहे वह कोई निजी शिक्षक हो या सरकारी शिक्षक हो, जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो महापरीक्षा कहिए उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया है, खास करके क्लास 1 से 5। हम जो वीडियो आपको देंगे वह मुख्य रूप से 1 से 5 के लिए होगा। जो चीज़ है वह पहले ही बता देते हैं, 1 से 5 की तैयारी करने वाले हमारे शिक्षक बंधुओं के लिए, शिक्षक बहनों के लिए यह उपयोगी साबित होगा। उसके बाद जो आपका सिलेबस दिया गया है, यानी आप देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 30 तारीख को जारी किया गया था, यहाँ देखिए मेरे पास PDF है, तो आप लोग भी PDF निकलवा लीजिए। उसमें जो 1 से 5 तक के लिए जो दिया गया है, आप सीट देखिए, कुल जो है सीट है यहाँ पर 79,943 यहाँ पर सीट दिया गया है, और सभी कैटेगरी का अलग अलग दिया गया है। तो आप सारा चीज़ देख लीजिएगा। इसमें हम लोग जो बात करेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पर हम लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं। तो एक चीज़ है कि बीएड वाले इसमें वैलिड हैं, स्पष्ट दिया गया है। यहाँ देखिएगा, इसमें नीचे में टिक लगा हुआ है, स्पष्ट इसमें दिया गया है 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक यानी बीएड होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ज्वाइन कर जाते हैं तो 6 महीने के लिए एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ तो आप लोगों को पहले से भी मतलब जानकारी में होगा, और काफ़ी चीज़ें जो है सो आप जानते भी होइएगा। पढ़ने का जो चीज़ है वहाँ देखिए, यहाँ पर सिलेबस, जो सिलेबस है हम लोगों का, सिलेबस को हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है भाषा, भाग 1 भाग 2 यानी 2 होगा भाषा हम लोगों का। एक 25 नंबर का होगा इंग्लिश जो कंपलसरी है, और 75 नंबर का होगा जिसमें आपको दिया गया है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, तीनों में से कोई एक भाषा आप अपनी इच्छानुसार चुन सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो 75 नंबर प्लस 25 नंबर 100 नंबर हुआ। यह 100 नंबर में आपको 30 नंबर लाना होगा जो आपका क्वालिफाइंग ईयर है। इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, जो स्पष्ट रूप से इसमें लिखा भी गया है कि लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, 30 नंबर आपको लाना, दोनों मिलाकर। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का अलग हो जाएगा और आपका हिंदी का अलग हो जाएगा, दोनों मिला करके 30 नंबर आप लाइए। फिर उसके बाद जो सेकेंड पेपर आपका होगा वह समान अध्ययन का होगा। 120 प्रश्न होगा, 2 घंटा और 120 अंक का। यह जो 150 का था उसको अब 120 कर दिया गया। इसमें देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। प्राथमिक गणित, यानी आप समझिए 1 से लेकर के 8 तक का कम से कम आपको गणित का नॉलेज होना चाहिए। 1 से 5 तक के टीचर जो बनने वाले हैं या जो उसकी तैयारी करेंगे, यानी जो टीचर है भी या जो उसके लिए एग्जाम देंगे, उनके लिए हम बता रहे हैं। मानसिक क्षमता परीक्षण यानी आपका रीजनिंग होगा। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान यानी जनरल स्टडी कहिए, सोशल साइंस वगैरह भी दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, इन्वायरमेंटल साइंस। समान अध्ययन पत्र के प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT ये महत्वपूर्ण चीज, SCERT से हमारा सारा क्वेश्चन होगा। तो हम जो यहाँ पर आपको वीडियो दे रहे हैं वह भी आपको बिहार बोर्ड की विद्यालयों में, बिहार सरकार के विद्यालयों में जो बिहार बोर्ड के सिलेबस के अंतर्गत जो किताब है, यानी जो SCERT की किताब है, उसी से निकाले हुए सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देंगे, जिसकी प्रबल संभावना है कि परीक्षा में आ सकता है। तो इसमें हम लोग जो है सो क्लास 1 यानी 1 में तो नहीं कुछ रहता है, 3 से लेकर के 10th तक का सोशल साइंस और साइंस का जो भी आपका निचोड़ होगा चैप्टर का निकाल करके, वह आपको 20 प्रश्न, 30 प्रश्न, 40 प्रश्न जैसे होगा उस अनुसार से आपको वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। उसके बाद आपका रीजनिंग होगा, वो भी हम बता देंगे। प्राथमिक गणित होगा, वह भी हम पढ़ा देंगे। उसके बाद आपका हिंदी के लिए जो व्याकरण होगा वह भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, मुहावरा वगैरह, समास, संधि, ये सभी जो आता है, वर्ण विचार वगैरह है, इस सब के विषय में कारक चिन्ह वगैरह है,
इस सब चीज़ के विषय में हम पढ़ा देंगे, तो क्योंकि वो सब चीज़ें भी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। यानी आप कह सकते हैं कि हमारे इस चैनल पर 1 से 5 तक के टीचर बनने वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे उनके लिए तैयारी आसानी से हो जाएगी। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, पेपर 2 में निगेटिव मार्किंग, लेकिन कितना रहेगा उसका अभी फिलहाल कोई जिक्र नहीं किया गया। साक्षात्कार नहीं होगा, यानी कोई इंटरव्यू नहीं होगा, रिटर्न परीक्षा होगा। सारे क्वेश्चन MCQ रहेंगे, यानी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और उसके अनुसार से आपकी जो भी होगी एग्जामिनेशन वगैरह होगा, और फिर आपको जो है सो उसमें सारा चीज़ आगे का चीज़ जो भी होगा आप निकलवा लीजिए, ये निकलवा लीजिए और उसको पढ़ लीजिए ढंग से। हमको यहाँ पर सिलेबस बताना नहीं है, सिलेबस तो आप निकाल करके पढ़ लीजिए, आसानी से समझ जाइएगा, थोड़ा सा मेहनत उठाइए। और यहाँ पर देखिए हम लोग क्लास 5 का पर्यावरण और हम भाग 3, ये देखिए, ये बुक देखिए, बुक आपको दिख रहा होगा, बिहार विद्यालय की यह बुक है, SCERT की यह बुक है, SCERT की यह बुक है, क्लास 5 का पर्यावरण और हम भाग 3 यहाँ पर दिया गया है। इसी से फिलहाल इसी से हम एक और वीडियो डाले थे इसी बुक से, और यह वीडियो भी इसी बुक से है। तो आइए हम लोग देखते हैं समय को नष्ट किए बिना कि हम लोगों को क्या क्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में है। लगभग में 21 ऑब्जेक्टिव हम डाले हैं, 2-3 चैप्टर का निकाल करके है सारा निचोड़। आप अगर चैप्टर वाइज घर पर खुद पढ़ते हैं तो अच्छी चीज़ है, फिर भी हम वीडियो के माध्यम से डाल रहे हैं। अगर हम मेरा वीडियो भी देख रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज़ निचोड़ मिल जाएगा। और पिछले लगभग में जो है सो हमको भी 8 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पिछले 8 साल से हम लोग ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हैं। और हम स्वयं भी जो है सो आप का BPSC के तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि CTET पेपर 1 और पेपर 2 हमने क्वालिफाई कर रखा है पहले ही। तो चूँकि पेपर 2 के लिए जो 6 to 8 पेपर 2 में जो क्वालिफाई होंगे CTET, 6 to 8 के लिए पात्र होंगे, और 6 to 8 का तो फिलहाल कोई पता है नहीं, तो पेपर 1 के लिए सारे तैयारी होंगे। तो आपको जो है सो यहाँ पर सारा चीज़ मिल जाएगा, एज ए टीचर के रूप में भी और एक स्टूडेंट के रूप में भी मेरा तैयारी चल रहा है, तो दोनों चीज़ मिक्स अप में आपको मिलता रहेगा, सारा चीज़ निचोड़ में मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत का चीज़ नहीं होगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, समझिए चीज़ों को, और उसके बाद जो है सो रटने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 बार 2 बार आप पढ़ लीजिएगा तो सारी चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। पर डे आपको लगभग जो है सो वीडियो मिलेगा, और पूरा मेरा कोशिश होगा कि जून में जो है सो बिहार बोर्ड का जो सोशल साइंस और साइंस का जो बुक है, इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह है, उसको जो है सो जून में ख़त्म कर दिया जाएगा। जुलाई में जो है सो मैथ रीजनिंग वगैरह, और अगस्त में जो है हिंदी, फिर सबका रिवीजन वगैरह आप अपना कर लीजिएगा, तो इससे आपका आसानी से तैयारी हो जाएगा। क्लास 1 से 5 तक के लिए जो भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी होंगे वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी को ढंग से कर सकें। आइए हम लोग फटाफट देखते हैं कि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव में क्या सब दिया गया। तो एक बार हम हट जाते हैं, वीडियो को पॉज करके आप चाहिए तो इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, चूँकि लिखा हुआ रहेगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आप सबको जो है सो अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला चीज़ दिया गया है कि खो-खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये देखिए आपका इसी बुक में दिया गया है, पर्यावरण और हम क्लास 5 का जो है बुक, इसमें आपको ये दिया गया है खो-खो। खो-खो तो समझते होइएगा, एक आदमी इस तरफ और एक आदमी इस तरफ, दोनों जस्ट अपोजिट साइड में इस तरह से बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। और कुल मिलाकर के 10 खिलाड़ी होते हैं, और उसके बाद जो है सो एक उठा, दूसरे पार्टी वाले को छुआ, फिर वो खो बोलता है। बचपन में खेले भी होइएगा। इसमें जो है सो खो-खो में प्रत्येक टीम में 10-10 प्लेयर होते हैं। कुश्ती का खेल कहाँ होता है, तो ये अखाड़ा में होता है ना। कुश्ती का खेल कहाँ होगा, अखाड़ा में। पंजाब हरियाणा में हम लोगों के यहाँ जो है सो कुश्ती काफ़ी फेमस है, हम लोगों के देश में, भारत में। पंजाब हरियाणा में जो है सो अच्छे अच्छे पहलवान हुए हैं, पंजाब और हरियाणा के, जो देश के लिए काफ़ी मेडल जीते हैं, जो हम लोगों के लिए गर्व की बात है। तो कुश्ती का खेल कहाँ होगा, हम लोगों का अखाड़ा में खेला जाएगा। अखाड़ा में क्या है, मिट्टी वगैरह रहता है, ताकि वहाँ पर जो पहलवान को पटका जाए तो उसको चोट वगैरह नहीं लगता है ना। उसके बाद देखिए कुश्ती के खिलाड़ी को क्या कहेंगे हम लोग, तो पहलवान कहेंगे। ये कुश्ती का जो खिलाड़ी होंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, पहलवान कहेंगे। सभी जैसे क्रिकेट खेलने वाले को हम लोग क्रिकेटर बोलते हैं, है ना, तो कुश्ती वाले को हम लोग क्या कहेंगे, पहलवान कहेंगे। और कुश्ती के में विजेता का निर्धारण कैसे होगा, यानी यह कैसे माना जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को पटक देगा और वह चित्त हो जाए, निश्चित में पटका जाए, तो वो क्या हो जाएगा, जो पटक दिया वो जीत गया, जो पटका गया वो हार गया। इस प्रकार हम लोग विजेता का निर्धारण कर देते हैं कुश्ती में। और कोई भी खेल होता है वह होता है एक तरह से योग है, व्यायाम है,
जो शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाता है, शरीर को स्वस्थ बनाता है, इसी वजह से खेल होता है। बच्चों को भी स्कूल में एक पीरियड खेल के लिए दिया जाता है ताकि उनका जो है सो सर्वांगीण विकास हो। अगला देखते हैं हम लोग जूडो कराटे को क्या कहते हैं। तो जूडो कराटे एक प्रकार का क्या है, मार्शल आर्ट है। यह एक मार्शल आर्ट होता है जूडो कराटा, जिसमें जो है सो आत्मरक्षा के लिए भी सिखाया जाता है। बिहार सरकार के स्कूल में भी बच्चियों को भी जो है सो इसमें मुफ्त में मार्शल आर्ट सिखाया जाता था। आत्मरक्षा के लिए जो है सो उसका एक अलग पीरियड होता है, बच्चियों को सिखाया जाता है, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है, जो अपने स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चियों को स्वयं की रक्षा और दूसरे की रक्षा, सेल्फ डिफेंस के लिए भी बताया जाता है। तो जूडो कराटे को मार्शल आर्ट कहते हैं। मार्शल आर्ट क्या है, यह एक युद्ध कला है। ये क्या है, एक युद्ध की कला है, यानी लड़ने की एक कला है, आर्ट है। किस प्रकार किस सामने वाली पार्टी को अटैक किया जाए, युद्ध किया जाए। भारत में मार्शल आर्ट को क्या कहा जाता है, तो कुश्ती। यानी भारतीय मार्शल आर्ट जो होता है यह कुश्ती जो है हम लोगों का, वह भारतीय मार्शल आर्ट का ही एक एग्जाम्पल है। भारतीय जो मार्शल आर्ट है उसका एक एग्जाम्पल है हम लोगों का कुश्ती। जापान में मार्शल आर्ट को क्या कहते हैं, सुमो। इसीलिए जो जापान सुमो पहलवान सुने होइएगा, जापानी जो होता है फाइटर वगैरह, हम लोग सुमो पहलवान बोलते हैं उसको, है ना। तो कुश्ती जो है भारत का मार्शल आर्ट, जापान का मार्शल आर्ट आपको क्या हो जाएगा, सुमो कहा जाएगा जापानी मार्शल आर्ट को, है ना। सिख समुदाय में मार्शल आर्ट को क्या कहेंगे हम लोग, गतका। ये जो है गतका सिख समुदाय का 9वां क्वेश्चन हम लोगों का है, सिख समुदाय के मार्शल आर्ट को क्या कहा जाता है, तो वह क्या है हम लोगों का, गतका जो था वह गुरु गोविंद सिंह, सिख समुदाय के जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनके द्वारा यह गतका जो है सो शुरू किया गया था। सिख समुदाय को आत्मरक्षा के लिए भी, तथा सिख समुदाय के लिए वो जो एक सेना तैयार कर रहे थे बुराइयों से लड़ने के लिए, उसके लिए जो सेना जो तैयार कर रहे थे, उसी सेना में को तैयार करने में वो लोग जो है सो ट्रेनिंग देते थे, लाठी चलाना, शारीरिक डिफेंस, मतलब जो है सो मार्शल आर्ट के रूप में जो सैन्य अभ्यास करवाया जाता था, उसी को हम लोग क्या कहते थे, गतका। और यह गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा शुरुआत किया गया था। सिख समुदाय के लोगों के द्वारा बैसाखी पर्व में यह अभी भी होता है, गतका का आयोजन किया जाता है, गतका खेल का, ठीक है। तो गतका को किसने शुरू किया, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किए थे गतका को। अगला 11वां प्रश्न है, गतका कब खेला जाता है, तो बैसाखी के पर्व में खेला जाता है गतका। 12वां प्रश्न है, खेल एक प्रकार होता है व्यायाम और योग। ये चीज तो हम पहले भी जिक्र करें, यह एक प्रकार का व्यायाम है, योग है, कसरत है, शरीर को हिष्ट पुष्ट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। अगला प्रश्न है 13 नंबर हमारा प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे, वर्धमान महावीर थे। और देखिए इन महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर का मंदिर कहाँ है, जिला जमुई, प्रखंड सिकंदरा, गांव लछुआर, ठीक है, लछुआर गांव है। अगर राज्य कहा जाए तो क्या होगा, अब जमुई जिला है तो बिहार है न होगा, है ना। राज्य अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग क्या कह देंगे, यहाँ पर बिहार राज्य है कि नहीं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, ठीक है, वर्धमान महावीर, ठीक है। उनका मंदिर जो है आपको बिहार के जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड के लछुआर गांव में है। यह माना जाता है कि जैन धर्म के कुछ अनुयायियों के द्वारा ये जो महावीर है, वर्धमान महावीर, उनका जन्म भी कहाँ हुआ है, जमुई में ही हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, बीज अंकुरण के लिए आवश्यक कारक। ये चीज तो सामान्य चीज है, अगर आप टीचर हैं, मतलब प्राइवेट है, सरकारी है, या बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, इंटर मैट्रिक बीए पढ़े हैं, तो बीज अंकुरण के लिए क्या जरूरी है, ये चीज तो आप कॉमन सेंस है कि आप बता सकते हैं कि मिट्टी होना चाहिए, अच्छा है ना, पानी मिलना चाहिए, तब ना बीज अंकुरित होगा। उसको तापमान, हवा, अनुकूल मौसम मिले, है ना, उसको टेम्परेचर जो चाहिए उतना टेम्परेचर दीजिए, अनुकूल मौसम दीजिए, और सूर्य का प्रकाश दीजिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो उसमें एनर्जी, ऊर्जा के लिए भी जरूरी है, प्लस में जो है कोई भी पेड़ पौधा है उसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए भी जरूरी है। अगला है कि बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
जाने को क्या कहते हैं? बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को क्या कहते हैं? तो बीजों का बिखरना, यानी बीजों का जो स्थानांतरण होता है, बीज का जो स्थानांतरण, उसको क्या कहेंगे? बीजों का बिखरना कहेंगे। बीजों के बिखरने का माध्यम का चुनाव कैसे होता है? तो संरचना के आधार पर। किस चीज का संरचना बने? तो बीज का संरचना, सब बीज अलग अलग होता है, कोई लंबा बीज होता है, कोई चपटा बीज होता है, कोई गोल बीज होता है, कोई झुर्रीदार बीज होता है, कोई कांटेदार बीज होता है। तो सभी बीज अलग अलग प्रकार के होते हैं। बीजों के बिखरने के माध्यम, अब देखिए यहाँ पर एक चीज आ गया, माध्यम, मीडियम ऑफ ट्रांसफर करने वाला, है ना, ट्रांजैक्शन करने वाला मीडियम हम लोगों का क्या होगा? तो कोई भी बीज किसी माध्यम के द्वारा बिखरा करता है, और उसका चुनाव हम लोग कब करेंगे, किस आधार पर करेंगे? तो बीज के संरचना के आधार पर करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि कोई चिड़िया के द्वारा होता है। अब कोई चिड़िया है, कोई फल खाया, कोई बीज है, उसके मुंह में सट गया, वो उड़ करके गया, दूसरे जगह चला गया, वहां पे उस बीज से पौधा निकल जाएगा। या मान करके चलिए हवा बहा, बीज को उड़ा करके लेकर के चला गया। या जल में है, कोई फल गिरा जल में, अब वो सड़ जाएगा, फल सड़ जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर वाला गुद्दा उद्दा हट जाएगा, तब क्या हमको बीज बाहर निकल जाएगा पानी में। तो पानी के द्वारा भी क्या हो जाएगा, बीज का स्थानांतरण हो जाता है। तो यही माध्यम है, अलग अलग चिड़िया है, हवा है, आपका वायु है, अलग अलग प्रकार के की जो आप कह सकते हैं कि कीड़ा है, जो बीज वगैरह को लेकर के स्थानांतरित करता है। अगला देखिए, किसके बीज फटकर या चटक कर बिखरते हैं? ठीक है, फटकर बिखरेगा, किसका बीज फट जाएगा? तो हरसिंगार या गुल मेहंदी, ठीक है, हरसिंगार या गुल मेहंदी का बीज जो है वो फटकर या चटक कर बिखरता है। 19वां प्रश्न हमारा है, किसके फल पानी में बहकर स्थानांतरित होते हैं? तो कमल और कुमुदनी। तो पानी में किसका होगा? 19वां प्रश्न देखिए क्या है कि किसके फल पानी में बहकर स्थानांतरण करते हैं? ठीक है, कमल और कुमुदनी हमारा। तो कमल का फूल तो वैसे भी जानते ही हम लोग कि कीचड़ में कमल खिलता है ना। जितना कीचड़ उछालिएगा कमल उतना खिलेगा, है ना। कमल तो कीचड़ में ही खिलेगा, तो कीचड़ में कमल खिलेगा तो पानी में ही न कमल रहेगा, तो पानी में रहेगा तो इसका बीज वगैरह क्या है, पानी में ही स्थानांतरित होगा। तो कॉमन सेंस का चीज है। अगला 20 नंबर में देखिए, पशु के शरीर से चिपक कर किसका बीज जाता है ना। पशु के शरीर में चिपक जाएगा एक बीज, जैसे देखिए गोखरू का बीज। अभी देखिए ये सब जो बीज होता है ना, कांटेदार होता है। हम मान के चलिए बना देते हैं कुछ ऐसा, कांटा पूरा इसके बॉडी में कांटा निकला। अब ये जो कांटा है ना, पशु के चंगुर वगैरह में चिपक जाएगा, सट जाएगा, और फिर उस चलते चलते कहीं जाकर के झड़ जाएगा, छूट जाएगा, है ना। तो ये गोखरू या घास का बीज, कुछ घास का बीज वगैरह है वो पशु के साथ चला जाता है। अब एक है 21वां हमारा और अंतिम है इस वीडियो का, पक्षियों द्वारा बीज बिखरना, यानी पक्षी के द्वारा बीज किसमें बिखरता है? तो लसोरा में, ठीक है, लसोरा जो है उसमें पक्षियों द्वारा बीज का बिखराव होता है। ठीक, तो कुल 21 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में आपको बताए हैं, और प्लस में आपको हम सारा डिटेल जानकारी भी दे दिए हैं कि क्या क्या कैसे कैसे वस्तु स्थिति है। आपका एग्जामिनेशन का फॉर्म वगैरह 15 तारीख से अप्लाई होगा, तो उससे पहले जो है सो आप जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र बना लीजिए। जो लोग आपको पिछड़ा में आते हैं तो NCL नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बना लीजिए। जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो लोग अपना जो है सो उसका अलग सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट अपना जो है सो इकोनॉमिकली जो है सो उसका अलग बनता है सर्टिफिकेट, वो आप बनवा लीजिए, है ना, ताकि आपको उस समय कोई दिक्कत नहीं। प्लस जो सर्टिफिकेट आप अप्लाई में डालिएगा तो उसका ओरिजिनल प्रति भी आपको मांगा जाएगा वेरिफिकेशन के टाइम में। उसके बाद आप लेटेस्ट 4-5 फोटो वगैरह निकलवा लीजिए। जिस सब का उपयोग होगा 15 से अप्लाई होगा, तो आप जो है सो प्रयास कीजिए कि पहले ही सारा डॉक्यूमेंट आपका रेडी हो जाए, और फिर ताकि जो है सो उस समय आपको दिक्कत ना हो। प्लस में मैट्रिक का जिनके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं होगा तो मूल प्रमाण पत्र निकलवा लीजिए स्कूल से।
इंटरमीडिएट का जिनके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं होगा, ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र नहीं होगा, या जो लोग टटका में ग्रेजुएशन किए होइएगा तो प्रोविजनल होना चाहिए, बीएड का प्रोविजनल या मूल प्रमाण पत्र, डीएलएड का होना चाहिए, यानी अंक प्रमाण पत्र के साथ साथ वह सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र भी आवश्यक होता है। ये सब चीज़ है आपके पास 15 दिन का टाइम है, तो इसमें कर लीजिए। और लास्ट डेट का कभी भी एप्लीकेशन के टाइम इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होता है आप निश्चित तौर पे अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे आगे नई नई जानकारियों के साथ। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 to 5 के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो आप गारंटेड मानिए कि आपको हर तरह का जो है सोशल साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का, करंट अफेयर्स, सारा चीज़ आपको जो है सो एग्जामिनेशन तक वीडियो के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा। और उसके बाद वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगली नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।